हेलो 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 बच्चों, स्वागत करते हैं आपका प्यारे से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रसून सर में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। आइए देखते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में आज हम लोग देखिए। सर्वप्रथम आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डीएनए होता क्या है। देखिए, मैंने बोला था बबुआ, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डबल स्टैंडर्ड? डीएनए ऐसा होता है कुछ 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे। सब के साथ चलिएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी ही कॉपीज बनाता है, इज इक्वल टू ये डीएनए अपने ही समान सेम क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, सबके साथ चलिए। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन को दो वैज्ञानिकों ने, एक था मिसलसन मिसलसन और दूसरा वैज्ञानिक था स्टाहल। इन्होंने 1958 में क्या बताया कि जो डीएनए डीएनए होता है, वह जो पेरेंट डीएनए होगा, मान लो पेरेंट डीएनए जो होगा, वह जब अगली पीढ़ी में जाएगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब डीएनए जाएगा, कौन सी प्रक्रिया करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन की। तब पूरे डीएनए का, यानी अगर 100% डीएनए है तो 50% ही डीएनए अगली पीढ़ी में जाएगा, इज इक्वल टू डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब सुनिए, सेमी कंजर्वेटिव कौन? कि अगर आपके अंदर 100% डीएनए है तो अगली पीढ़ी में जो डीएनए जाएगा वह आधा ही जाएगा, इज इक्वल टू, मान लो बाबा ये डीएनए स्टैंड है, ये डीएनए स्टैंड है, डबल स्टैंड। तो एक डीएनए ये टोटल है 100%, दोनों स्ट्रैंड। अगली पीढ़ी में जाएगा तो केवल सिंगल स्ट्रैंड ही जाएगा, इज इक्वल टू सिंगल स्ट्रैंड गया और युग्मक बना, सिंगल स्ट्रैंड गया। फिर जो नई जनरेशन बनेगी इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, अनुपूरक बनेगा। मतलब जो अगली जनरेशन प्राप्त हो रही है, उसमें डीएनए सदैव कितने परसेंट जा रहा है? 50% जा रहा है। और इस 50% डीएनए जो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, इसी को बताया था मिसलसन साहब ने और स्नॉल साहब ने, कब? 1958 ईस्वी में। और इस मेथड को बोला जाता है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड। पहले रेप्लिकेशन के पहले मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यह इंपॉर्टेंट, अर्थात मैं सबसे पहले आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाने से पहले आपको ये पढ़ाऊंगा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। मिसलसन और स्नॉल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? 1958 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है, ये जब अगली पीढ़ी में जाएगा, अगली जनरेशन में जाएगा, तो एक डीएनए अगर 100% है तो अगली पीढ़ी में जाएगा तो हाफ जाएगा, मतलब आधा जाएगा, 50% जाएगा। फिर जो वो जनरेशन प्राप्त हुई है, वो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी में जाएगा तो इस पीढ़ी से अगर कन्वर्ट किया जाए तो 25% हो जाएगा। फिर अगली पीढ़ी जाएगा 12.5% हो जाएगा। मतलब डीएनए अगली पीढ़ी में अगर जा रहा है तो आधा ही जाएगा, आधा कंजर्व हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को मैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहता हूं और इस मेथड को अभी मैं आपको अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, मिसलसन और स्नाल साहब का डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने बोला डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, इसमें डीएनए डीएनए कॉपी करता है, कॉपीज बनाता है। किसकी? डीएनए। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बबुआ? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए एग्जैक्ट कॉपी बनाता है अपनी, और इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को
मैंने बोला अगली जब कॉपी हुई आपको पढ़नी होगी डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये क्या है? ये क्या है? इस मेथड को दिया था दो साइंटिस्ट ने, मिचेलसन मिचेलसन एंड स्टार। कब दिया था? 1958। क्या बताया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। अगली जनरेशन जो ई कोलाई की अगली जनरेशन होती है वह 20 मिनट का गैप लेती है। यानी कि एक ई कोलाई 20 मिनट में एक नए ई कोलाई को जन्म दे देता है। इतनी बातें आपके समझ में आई? मिचेलसन और स्नाल नामक वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब अगर किसी भी जनरेशन में 100% डीएनए है तो अगली जनरेशन में डीएनए 50% ही जाएगा। इसका ये मतलब हुआ सेमी कंजर्वेटिव का मतलब। इसका मतलब अब मिचेलसन और स्नाल साहब से बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था टाइलर। इन्होंने विक्सिया फाबा, ये एक बीन है। बीन का मतलब आपने सेम देखा है, बीन है। इसमें एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने भी बताया कि डीएनए का क्या होता है, वो हुआ सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। ये बात समझ में? मैं आपको मिचेलसन और स्नेल वाला बता रहा हूँ, ये समझ जाइएगा। और दूसरा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था टेलर वाला। टेलर एक साइंटिस्ट था, विक्सिया फाबा बीन में एक्सपेरिमेंट किया था। यही एक्सपेरिमेंट सुनिए होता क्या है। मिचेलसन और स्नेल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक बैक्टीरिया है इकोलाई, उसका प्रयोग किया। इकोलाई के अंदर एक क्षमता होती है कि वह 20 मिनट के अंदर एक नया इकोलाई जन्म दे देता है। अर्थात अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं क्या क्या हुआ था तो सुनिए। मान लो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर डीएनए है। ये जो डीएनए है 20 मिनट बाद डबल हो जाएगा, मतलब 20 मिनट बाद अपनी कॉपीज बना लेगा, मतलब दूसरा डीएनए बना लेगा। इतनी बातें समझ में? अब सब सुनिएगा। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके जो स्मीयर होती है, स्मीयर मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया का ग्रुप है, उसको लिया गया, उसको पेट्री डिश में लिया गया। किसमें? पेट्री डिश। और उसके उस पेट्री डिश के अंदर मान लो ये पेट्री डिश है, ये पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश में, पेट्री डिश का मतलब होता है प्लेट होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें बैक्टीरिया डाला गया है और इस पेट्री डिश में डाल दिया गया NH4Cl। अब NH4 में जो N यूज किया गया है ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव। इतनी बातें समझिए, नॉन रेडियो एक्टिव है। और ये भी जान लीजिए N है और इसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में N15 वाला है। कौन सा? यानी कि नाइट्रोजन जो होता है उसके दो आइसोटोप्स होते हैं N15 और N14। N15 और N14 ये हैवी आइसोटोप्स होता है और ये लाइट हो। शब्द के साथ चलिए याद हो जाएगा। मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैंने बोला डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए अपने ही समान कॉपीज बनाता है। इस प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए प्रतिकृतियन कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो डीएनए एक है इससे एक नया डीएनए बनेगा। इससे पहले मुझको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो डीएनए है जब नया डीएनए बनाएगा तो 50% इस डीएनए का जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। अर्थात मैं पूरे डीएनए का अगर अगला कॉपीज बनाऊंगा तो इस डीएनए का आधा ही भेजूंगा, पूरा नहीं भेजूंगा। इज इक्वल टू ये डीएनए सेमी कंजर्व होगा। सेमी का मतलब आधा, कंजर्व का मतलब सुरक्षित होगा। किस पीढ़ी में? अगली पीढ़ी में। इसीलिए एक वैज्ञानिक था मिचेलसन और दूसरा वैज्ञानिक स्नाल, दोनों वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। और उसने इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया क्या क्या। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वह 20 मिनट के अंदर एक नया ई कोलाई बैक्टीरिया बना देता है, मतलब उसके अंदर का जो डीएनए है 20 मिनट बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। इतनी बातें समझ में? शब्द के साथ चलिए। मैंने उस बैक्टीरिया को लिया, इकोलाई बैक्टीरिया को, उस बैक्टीरिया मैंने नहीं,
मिसल्सन और स्नेल साहब ने पेट्री डिश के अंदर उस बैक्टीरिया के स्मीयर को क्या किया, ग्रो किया, और उसको भोजन पानी देते रहे, न्यूट्रिएंट्स देते रहे, ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने उस जहां पर ग्रो हो रहा था उसमें केमिकल डाल दिया जिसका नाम है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, और नाइट्रोजन के जिस आइसोटोप्स का प्रयोग किया गया है वह है N15। यानी कि जब बैक्टीरिया के अंदर NH4Cl के अंदर N15 वाला पार्ट डाला गया, तो बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा है तो इसके अंदर, इसके DNA के अंदर प्रवेश कर जाता है N15। इतनी बातें आपके समझ में आ गई हैं। मैंने बोला नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, N15 वाला हैवी होता है, N14 वाला लाइट होता है। इतनी बातें समझ में। अब मैंने बोला कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पेट्री डिश के अंदर ग्रो किया जा रहा है इकोलाई बैक्टीरिया, और उसमें NH4Cl डाला जा रहा है। NH4Cl में N वाला जो पार्ट है वो N15 है, मतलब हैवी आइसोटोप्स है। तो बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश कौन कर जाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश कौन कर जाएगा, N15। इतनी बातें आपको समझ में आई, N15। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर में उपस्थित है N15 वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप्स जो कि NH4Cl से गया है। इतनी बातें आपको कंफर्म। फिर मैंने ये भी बोला है कि ए कोलाई जनरेशन अपनी 20 मिनट में कवर कर लेता है। आइए इस पूरी बात को समराइज करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने कहा कि ये जो है डीएनए है किसका, ई कोलाई का। इसके अंदर में ये वाली स्ट्रैंड में भी N15 है, और इस वाली स्ट्रैंड में भी N15 प्रवेश कर चुका है, क्योंकि पेट्री डिश में NH4Cl डाला था और N15 वाला पार्ट था। इतनी बात निकल गई। अब मैंने 20 मिनट बाद, ये है ई कोलाई का बैक्टीरिया, इसके अंदर अब प्रवेशित है N15। 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मैंने देखा हुआ क्या, जब N15 आ गया तो मैंने 20 मिनट बाद प्रोसेस देखा, तो उस 20 मिनट बाद में मैंने उस बैक्टीरिया के अंदर फिर NH4Cl डाला। अब इस बार मैंने यूज किया नाइट्रोजन के उस आइसोटोप्स का जो लाइट होता है, यानी कि N14। 20 मिनट बाद मुझको प्राप्त हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। एक स्ट्रैंड थी N15 की और दूसरी स्ट्रैंड थी N14 की। सबके साथ चलिएगा। ये है डीएनए, ये डीएनए। इस डीएनए में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या था कि मैंने जब NH4Cl डाला था तो दोनों स्ट्रैंड में N वाला जो पार्ट है, नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है, वो 15 उपस्थित था। लेकिन जब N 20 मिनट बाद मैंने 20 मिनट के लिए गैप छोड़ा और इसके अंदर फिर NH4Cl डाला, और NH4Cl डाला तो दोनों स्ट्रैंड में, एक स्ट्रैंड में NH4Cl आ गया और दूसरे स्ट्रैंड में NH4Cl आया, लेकिन इसमें N जो है 15 वाला है और इसमें N जो है 14 वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य सुनिएगा। अब इसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा चित्र के थ्रू, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे हो, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मिसल्सन और स्नेल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया ई कोलाई के अंदर, और ई कोलाई का ग्रुप लिया, उसको पेट्री डिश में ग्रो किया और उसमें NH4Cl डाला। NH4 में जो N वाला पार्ट है वो आइसोटोप्स N15 वाला है, यानी बैक्टीरिया के अंदर वाला जो डीएनए है उसके अंदर प्रवेशित हो गया है दोनों स्ट्रैंड में N15 वाला पार्ट। ये बातें समझ में आई। अब 20 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ, 20 मिनट बाद जब मैं इसको इसकी कॉपी बनेगी तो उसके अंदर मैं जो NH4Cl दोबारा यूज करूंगा उसमें N14 यूज करूंगा, तब उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा N15 और N14 दोनों। अब मैं इसको अच्छे से चित्रित करता हुआ आपको समझाऊंगा। इतनी बातें आपको समझ में आई, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो अब क्या हो रहा है, ध्यानपूर्वक तक जो भी समझाया है आपको वो सब चित्रित करने चल रहा है। मैंने बोला ये है डीएनए, ये है डीएनए। इसमें अभी दोनों स्टैंड, ये वाली स्टैंड, ये वाली स्टैंड, इसमें है N15 वाला पार्ट, N15 वाला पार्ट, 15 वाला पार्ट। ये है बैक्टीरिया का डीएनए। 20 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद मैंने जब इसके अंदर प्रवेश करा दिया
NH4Cl। अब इस समय जो N है वो 14 वाला है, पहले 15 था, अब 14 है। तो 20 मिनट बाद मैंने देखा क्या, जो बैक्टीरिया का डीएनए प्राप्त हुआ है उसके अंदर ऐसा कुछ चित्रण पड़ा, ऐसा कुछ। क्या मतलब, ये वाला जो पार्ट है इसमें है N14 और इसमें है N15 और इसमें है N14 और इसमें है N15। मतलब ये दोनों पार्ट ऐसे ऐसे हुए, ठीक है बाबू। अब N14 वाला मैंने बोला इसका एग्जैक्ट कॉपी बनता है रेप्लिकेशन में, तो रेप्लिकेशन हुआ, इसका एक कॉपी बना, जो कॉपी बना उसके अंदर अब उपस्थित है N14, मतलब N14 मीडियम में ग्रो किया था, तो एक N14 वाला पार्ट आ गया, एक N15 वाला पार्ट पैतृक से 50%। फिर इसमें क्या हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, N14 वाला पार्ट मैंने डाला, N14 डाला तो N14 पहुंच गया, और N15 वाला पार्ट पहले से। मतलब अभी हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ है, हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ है, और वो कितना है बच्चे, 100%। इतनी बातें करवा मैंने। अब 40 मिनट बाद देखा क्या हुआ, 40 मिनट बाद मैंने प्रोसेस देखा, तो 40 मिनट बाद जब मैंने प्रोसेस देखा और अभी मीडियम है N14 वाला ही, N14, तब मैंने देखा क्या कि ये जो प्रोसेस है इसमें 4 स्टैंड बने हैं, 1 2 3 और 4। ये 2 स्टैंड है N14 N15 N14 N15, ये है N14 और ये है N14। भाई दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, इसका ये है N15 और ये है N। मैंने बोला अभी हाइब्रिड डीएनए 100% प्राप्त हुआ है। अब देखिए मीडियम N14 है तो इसका कॉपीज बनेगा, इसका कॉपी बना, तो कॉपी जो बना उसमें प्राप्त क्या हो गया, N14 वाला पार्ट। भाई कि N14 मीडियम में ग्रो कर रहा हूँ, फिर जो अगला कॉपी बनेगा N14 वाला पार्ट ही उसमें भी जाएगा, क्योंकि N14 मीडियम में ग्रो कर रहा हूँ, मतलब इसमें भी क्या आ गया, N14 वाला। फिर मैंने देखा कि जो नया वाला ग्रो कर रहा है, नया वाला बन रहा है डीएनए, उसमें भी कौन सा पार्ट आया, N14 वाला पार्ट आया, और नया वाला जो पार्ट बन रहा है उसमें भी क्या आया, N14 आया। क्यों, क्योंकि N14 मीडियम में ग्रो कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 100% हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ था। अगली जब पीढ़ी प्राप्त हुई तो आप देखिए ये दोनों पार्ट, ये दोनों डीएनए जो हैं इसमें N14 वाले पार्ट हैं, इसमें भी N14 वाले पार्ट हैं, लेकिन हाइब्रिड वाला पार्ट देखो आधा हुआ। मतलब ये जनरेशन जो हुई है इसमें अगर देखा जाए पूरा का पूरा डीएनए कैसा है, तो लाइट भी प्राप्त हुआ है, लाइट भी डीएनए प्राप्त हुआ है और हाइब्रिड प्राप्त हुआ है। शब्द सुनना, यहाँ पर 100% हाइब्रिड था, अगली जब पीढ़ी बनी तो हाइब्रिड की संख्या कितनी होगी बच्चे, 50%। अब ट्विस्ट सुनिए, फिर इसके अंदर मैंने टाइम दिया कितने मिनट का, 20-20 जोड़ते चलिए, 60 मिनट का। फिर इसको देखो 4 स्टैंड इसके बने, 1 2 3 4, 4 इसके भी बनेंगे, 5 6 7, एक इधर लिख देते हैं 8। मैंने लिखा N14, ये भी N14, ये भी N14 और ये भी N14, इसमें वाला N14 शब्द के साथ चलिए, इसमें भी एक N14 है, साथ ही लिख देता हूँ N14, इसमें भी एक N14 है, ये भी लिख देता हूँ N14, और ये इसमें एक स्टैंड है N15 का और इसमें एक स्टैंड है N15 का। मैं अभी भी मीडियम में जो NH4Cl लिया हूं वो लिया हूं N14 वाला आइसोटोप्स। हुआ क्या, 60 मिनट के अंदर जो नया स्टैंड बना उस स्टैंड में N14 वाले पार्ट हैं, मतलब यहाँ पर N14 पार्ट हुआ। फिर अगला जो नया स्टैंड बना N14 वाला प्राप्त हुआ, क्योंकि ग्रो कर रहा हूँ किस मीडियम में, NH4Cl N14 में। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना तो कौन सा बना, N14 वाला पार्ट। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना तो बना कौन सा पार्ट, N14 वाला पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 वाला पार्ट। इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 वाला पार्ट। इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 वाला पार्ट, 14 वाला पार्ट। इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 वाला पार्ट। 60 मिनट बाद जब मैंने जनरेशन देखना शुरू हुआ,
N14 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 1 2 3 4 5 6 बैक्टीरिया कैसे प्राप्त हुए? 6 बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था वो कैसा था? लाइट था। और कितने बच रहे हैं? दो। दोनों में कैसा है? हाइब्रिड है। शब्द के साथ चलिए याद हो जाएगा। मैंने पहली जनरेशन में देखा, पहली जनरेशन में N15 लिया और उसको 20 मिनट बाद देखा N14 मीडियम डाला तो हाइब्रिड 100% प्राप्त हुआ था। अगली जनरेशन देखा 50% हाइब्रिड प्राप्त हुआ। इसमें देखो 8 हैं, 8 पेरेंट, 8 ऑफ स्प्रिंग बने हैं, 8 डीएनए बना है। लेकिन हाइब्रिड की संख्या यहाँ पर 15 थी बच्चे, यहाँ पर 15 थी। लेकिन यहाँ पर लाइट की संख्या बढ़ी और कितना बचा? हाइब्रिड 2 बचा। मतलब अगर इस पूरे का 8 में से अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना परसेंट बचा? 25% बचा। मतलब 50 का आधा 25 बचा हाइब्रिड। इसमें मान लो 100% है, मान लिया जाता है यहाँ 50%, तो 50 का आधा कितना होगा? 25% पूरे जनरेशन में। भाई देखो 4 थे, 4 में प्राप्त हुआ 50, इसमें 8 हुआ, 8 में 25% है। इतनी बात समझ में? फिर टाइमिंग लिया गया 80 मिनट और वही सेम। तो इसका 16 स्टैंड बनेगा भाई, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, 16 स्टैंड बनाते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैं N14 मीडियम में ही अभी ग्रो कर रहा हूँ। N14 मीडियम तो सबके अंदर N14 जाएगा, नया जो डीएनए बनेगा। अब नया डीएनए बन रहा है, नया स्ट्रैंड बन रहा है, इसमें भी N14 वाला पार्ट है। पहले तो N14 से बना लेता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 12 N14 बना देता हूँ। 14 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 और 50 50। ये इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये इतनी बातें पूरा सिंगल सिंगल स्टैंड ले लिया। मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री पता है, उसी का कॉपी बनेगा। इसका कॉपी बनना शुरू हुआ तभी N14 आया, क्योंकि मीडियम N14 है। इसका कॉपी बना, उसमें भी N14 आया। 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 इसका कॉपी बना, उसमें भी N14, कॉपी N14, कॉपी N14, कॉपी N14। शब्द सुनिएगा। अब इसमें इतना ये दोनों प्राप्त हुआ है, कितना परसेंट? हाइब्रिड प्राप्त हुआ है, हाइब्रिड प्राप्त। और हाइब्रिड 16 ऑफ स्प्रिंग में हाइब्रिड कितना बना है? 2। मतलब परसेंटेज अगर देखी जाए तो कितना हुआ? 50 25 और 12.5। देखिए ये इतनी बातें आपको तो अच्छे से समझ में आ गई, हमें आसानी विश्वास है समझ में तो आ रहा। देखो मैंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपने आप को डबल करता है और जो डबल करता है उसमें आधा अगली पीढ़ी में भेजता है, आधा नहीं भेजता। मतलब मेरे कहने का मिसल्सन और स्नेल साहब ने बताया कि डीएनए सेमी कंजर्व होता है, आधा जाता है। तो मैंने ये जो डीएनए बनाया है इसका एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया, आधा ही पार्ट जाएगा। ये एक मतलब दो डीएनए जब कॉपीज बनेंगी, डबल डीएनए बनेगा तो एक N15 तो गया, आधा आधा गया। लेकिन जब 20 मिनट बाद में मैंने कॉपीज बनाना शुरू किया तो N14 NH4Cl का जब प्रयोग किया तो N14 मीडियम में ग्रो किया, तो एक में N14 पहुंच गया, दूसरे में भी N14 पहुंच गया। 40 मिनट बाद जब मैंने N14 माध्यम में ग्रो किया तो देखा कि ये दोनों सब पार्ट अलग अलग हो गए, सब डिस्टेंट अलग अलग थे। लेकिन जो मीडियम नया डीएनए बन रहा है उसमें N14 है तो N14 वाला ही डीएनए जाएगा। इसमें भी N14 गया, इसमें भी N14 गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया। अब शब्द सुनिएगा कि जो 100% हाइब्रिड डीएनए था वह 50% बचा। फिर 20 मिनट बाद देखा गया तो 25% हाइब्रिड बचा। फिर देखा गया तो 12.5% बचा। मतलब आप पूरे में से, सब में से इसका भी 50%, 25%, इसका भी 50%, 12.5%। पूरी जो जनरेशन देख रहे हैं, मान लो ये है जनरेशन फर्स्ट, ये है जनरेशन सेकंड, ये है जनरेशन थर्ड और ये है जनरेशन फोर्थ। चारों जनरेशन में आपने देखा कि 100% डीएनए 50% हुआ, 50 से 25 हुआ, 25 से 12.5 हुआ। तो अगर पूछा जाए इसका कितना परसेंट भाग आया है तो कितना भाग आया? कैसे पता चला कि इतने परसेंट लाइट प्राप्त हो रहे हैं, इतने परसेंट हाइब्रिड प्राप्त हो रहे हैं?
इसके लिए मिसल्सन और स्नेल साहब ने, किसने, मिसल्सन और स्टाउल साहब ने एक टेस्ट किया। क्या किया? टेस्ट किया। और उस टेस्ट का नाम था, यहां लिखा, उस टेस्ट का नाम था सीजियल क्लोराइड, सीजियल क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट। क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट का मतलब, एक परख नली ली, ये मान लो ये परख नली है, ये परख नली है, इस परख नली में, इस परख नली में डाल दिया सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड एक विशेष प्रकार का साल्ट है। अब इसमें इन्होंने बैक्टीरिया का पार्ट डालना शुरू किया, बैक्टीरिया का पार्ट डाला। 20 मिनट बाद जब मैंने इस पूरे बैक्टीरिया को डाला तो देखा N15 वाला जो पार्ट है, सेंट्रीफ्यूगल डेंसिटी, डेंसिटी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट, इसमें हुआ क्या, घनत्व प्रवणता केंद्र टेस्ट किया था। परख नली में जब सीजियम क्लोराइड डाला और इस बैक्टीरिया को डाला, इस बैक्टीरिया को डाला तो देखा कि N15 है, तो बीच में यहां पर आकर N15 N14 वाला पार्ट एकत्रित हुआ। फिर 20 मिनट बाद एक नई परख नली ली, ये वाली, इसमें देखा कि दो पार्ट प्राप्त हो रहे हैं। हल्का वाला जो है, ये वाला पार्ट N15 वाला पार्ट, वो ऊपर आ जा रहा है, बल्कि हल्का वाला पार्ट ऊपर रहेगा, और हैवी हाइब्रिड वाला पार्ट वो मिडिल में ही उपस्थित है, मिडिल में ही उपस्थित है, N14 N15 वाला। और तीसरी बार जब उन्होंने देखा, यही परख नली सेम ही है, जब फिर 20 मिनट बाद ये वाला प्रयोग किया, ये वाला, तो इसमें देखा कि ये वाले पार्ट जो हैं, लाइट वाले पार्ट, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं लाइट वाले पार्ट। हाइब्रिड वाला पार्ट बीच में ही है, सेम ही है, नो चेंज, जितनी मात्रा है उतनी मात्रा ही। और फिर जब एक्सपेरिमेंट इस वाले में किया तो फिर देखा कि ढेर सारे हाइब्रिड हो गए, वो लाइट हो गए, और उसका हाइब्रिड वाला पार्ट निश्चित है। अर्थात जनरेशन बाय जनरेशन लाइट की संख्या बढ़ रही है और हाइब्रिड की संख्या घट रही है, इज इक्वल टू कि 20 मिनट बाद जब घनत्व प्रवणता केंद्र टेस्ट किया गया, यह टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड डाला गया, बैक्टीरिया को डाला गया, 20 मिनट बाद घुमाया, खूब तेजी के साथ घुमाया गया, तो जो लाइट वाले पार्ट थे वो ऊपर ऊपर आ गए। फिर लाइट की संख्या बढ़ी, अगली जनरेशन में फिर घुमाया गया, देखा कि लाइट की संख्या बढ़ती जा रही है, हाइब्रिड की संख्या कंटिन्यूस उतनी ही कम है। तो जनरेशन वाइज अगर परसेंटेज निकाला जाए डीएनए का, तो हाइब्रिड की संख्या कम होती जा रही है, इज इक्वल टू पहली जनरेशन में 100% हाइब्रिड, दूसरी जनरेशन में उतना ही सेम है, हाइब्रिड की संख्या कम हुई, लेकिन जनरेशन वाइज अगर देखा जाए तो पूरे डीएनए का 50%। फिर अगला देखा जाए तो 50% का भी 50% यानी 25%। अब 25% का फिर अगली जनरेशन में घनत्व प्रवणता टेस्ट किया गया, तो लाइट हाइब्रिड वाला पार्ट कितना प्राप्त हुआ, 12.5%। अब इसका जब प्राप्त किया जाएगा, अगली पीढ़ी प्राप्त होगी तो 6.25% प्राप्त होगा, और इसका किया जाएगा तो प्राप्त होगा 3.125% प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। तो इतना जो एक्सपेरिमेंट किया मिसल्सन और स्नेल साहब ने, क्या बताने का प्रयास किया कि अगर कोई डीएनए 100% है बच्चा किसी भी पीढ़ी में, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा 50%। 20 मिनट बाद की प्रोसेस हो रहा है, 20 मिनट बाद ई कोलाई के अंदर किया था, 50% गया, 50%, फिर 25% बचा, फिर अगली पीढ़ी में 12.5% बचा, फिर अगली पीढ़ी में 6.25% बचा, और गैपिंग कितने मिनट का हो रहा है, 20 मिनट का हो रहा है, 20 मिनट का हो रहा है, 60 मिनट, यहाँ पर 80 मिनट, मतलब 20 मिनट के अंदर, मतलब जब रेप्लिकेशन हो रहा है, कंटिन्यू रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जनरेशन बाय जनरेशन डीएनए कंजर्व हो रहा है 25%, 50% ही, 50% ही, अर्थात इसमें था 100% डीएनए, इसमें भी 50% हाइब्रिड डीएनए, फिर 50 का हाइब्रिड डीएनए कितना प्राप्त हुआ, 25% प्राप्त हुआ, फिर इसका हाइब्रिड कितना प्राप्त हुआ, 12.5%, फिर इसका हाइब्रिड कितना प्राप्त हुआ, 6.5%। जनरेशन बाय जनरेशन डीएनए जो पैट्रिक था उसकी मात्रा कम होती जा रही है, मतलब 50 से 50, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5, फिर 12.5 के बाद 6.25, संख्या कम होती जा रही है, अर्थात
आपके बाबा जो डीएनए था वो आपसे मैच कर रहा है बहुत कम मात्रा में। इतनी बातें समझ में। और इसी को बताया था मिचेल्सन और स्नेल साहब ने। किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर। और जंतु कोशिका में उन्होंने कौन सी कोशिका मोनेरा संघ के जीव के लिए थी? इकोलाई बैक्टीरिया। ये इतनी बातें आपको समझ में आएगी ऐसे क्यों? यही बात समझाने के लिए इन्होंने टेस्ट किया कि अगली पीढ़ी में डीएनए कंजर्व होगा। अब तो बात समझ में आ गई। और इसका प्रूफ किसने दिया था? वैज्ञानिक था वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए मॉडल बनाया था। तो क्रिक जो था, फ्रांसिस क्रिक जो था, उन्होंने इसका प्रूफ दिया था कि 50% ही जाएगा। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? मिचेल्सन और स्नेल साहब ने। कब दिया? 1958 से। इतनी बातें समझ में आई। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को, आपको समझ में आ गया, इस पूरे प्रोसेस को 2 मिनट में समराइज करूंगा और ये प्रक्रिया डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पढ़ाना शुरू करूंगा। इसको देख लो ध्यान से, अच्छे से, जनरेशन बाय जनरेशन कैसे नोट कर लो। ये था डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड। हिंदी में प्रश्न आएगा कि डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि का वर्णन करते हुए डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आप ये पहले समझाएंगे, उसके बाद डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया समझाएंगे। अब देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले इसमें कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती हैं, और वे सभी एंजाइम्स मैं आपको पहले बता दूं। 5 विशेष प्रकार की एंजाइम होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है? मान लो ये डीएनए है, मानना तो पड़ेगा ये डीएनए, तो ये होता है 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक, और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मान लो ये है डीएनए और ये है डीएनए, तो अगर ये 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम है तो इसका उल्टा होगा इधर 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। एंटी पोलैरिटी होती है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच। मैंने कहा यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा, इसका मतलब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा। इसको बताया था चारगाफ साहब ने। चारगाफ साहब ने चारगाफ साहब ने इतनी बातें समझ में। मैंने ये भी आपको थोड़ा सा बताया था कि जब ए है और टी है तो इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है और जी है तब इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे। ये इतनी कॉमन बातें। मैंने बोला कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसका कॉपी बनेगा, तो कॉपी बनेगा तो इसको खोलना पड़ेगा, और खुलेगा कहाँ से? बीच से खुलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में रेप्लिकेशन सेंटर से शुरू होती है। सेंटर से शुरू होती, मतलब डीएनए बीच से खुलेगा। डीएनए बीच से खुलेगा तभी कॉपी बनेगी। जब बीच से खुलेगा तो खोलने के लिए विशेष प्रकार की एंजाइम लगेगी। ए और टी और सी और जी के बीच में उपस्थित है एच बॉन्ड। इन एच बॉन्ड को ब्रेक करोगे तभी खुलेगा। मतलब डीएनए के दोनों हेलिक्स को अलग करने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। एंजाइम की आवश्यकता होगी, और उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम करेगा क्या? डीएनए, ये जो डीएनए स्ट्रैंड हैं आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, उनको बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और अलग करने का प्रयास करेगा, अलग करेगा। कौन सा? हेलिकेज एंजाइम। फिर जो दूसरा एंजाइम आता है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे टूट के बीच से अलग हो रहे हैं, ऐसा प्रोसेस हो रहा है, देखो ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ये दोबारा अटैच हो सकता है, इसीलिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो इसको सिंगल स्ट्रैंड बनाने में मदद करता है, उस एंजाइम या प्रोटीन का नाम है एसएसबी। मतलब सिंगल स्ट्रैंड सदैव सिंगल ही बना रहे, दोबारा हाइड्रोजन आपस में ऐड ना हो जाए, उसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? दोनों स्ट्रैंड जो हेलिकेज के माध्यम से टूटकर अलग हुए हैं वो दोबारा ऐड ना हो पाए, मतलब यहाँ यहाँ जुड़ी रहेगी, यहाँ यहाँ, जिससे जुड़ ना पाए दोनों आपस में दोबारा। फिर आता है, मान लो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने बीच से खोला, मान लो कोई रस्सी है बबुआ ऐसे, ये कोई रस्सी है।
अगर आप बीच से खोलेंगे तो इस साइड में और इस साइड में बल ज्यादा हो जाएंगे। बल का मतलब इधर ज्यादा ऐंठन हो जाएगी और इधर ज्यादा ऐंठन हो जाएगी। तो उस ऐंठन को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार का, उस ऐंठन को फिर से उसी रूप में लाने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होगी, और उस एंजाइम का नाम है DNA टोपो आइसोमेरेज। क्या नाम है? DNA टोपो आइसोमेरेज। क्या करती है? सुनिए, मैंने बोला कि मान लो ये डीएनए है, तो डीएनए बीच से खोल रहा हूं, कोई दो रस्सी लीजिए, उसको आपस में उलझा दीजिए। अब बीच से खोलेंगे तो इधर ऐंठन और इधर ऐंठन बढ़ जाएगी। ऐंठन को कम करने के लिए, ऐंठन को कम करने के, कॉइल को कम करने के लिए, जब मैं बीच से ऐसे खोलूंगा तो इधर ऐंठन बढ़ जाएगी। भाई बीच से खोल रहा हूं तो ऐंठन बढ़ेगी। तो जैसे था ऐंठन, उसी सेम मात्रा में लाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है टोपो आइसोमेरेज। वह उस ऐंठन को कंट्रोल करता है। मान लो इसे बीच से खोला तो यहाँ से जो ऐंठन आगे बढ़ी है वह सेम उतनी ऐंठन को कम कर देगा। कौन? टोपो आइसोमेरेज। मतलब यहाँ से मैंने खोला, जब बीच में ऐसे खोला तो यहाँ ऐंठन बढ़ जाएगी, यहाँ ऐंठन बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो ये ऐसे सेम मात्रा में लाने के लिए, इस एटम को सेम पोजीशन पर लाने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज, ये टोपो आइसोमेरेज करती क्या है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करती है। क्या करती है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव सुपर कॉइलिंग? क्या नाम है इसका? टोपो आइसोमेरेज क्या करेगी? नेगेटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। सो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब, जो ज्यादा ऐंठन हुई है उस ऐंठन को नॉर्मल जैसे था डीएनए वैसे लाने में मदद करती है टोपो आइसोमेरेज। अब सब सुनना, एल्केज हो गया, एसएसबी हो गया, टोपो आइसोमेरेज हो गया। मैंने कहा कि डीएनए अपने ही समान एक कॉपी बनाएगा। तो कॉपी बनाएगा तो कॉपी बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना होगा। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होंगे तभी प्रोसेस शुरू होगा। तो न्यूक्लियोटाइड को ला करके उस स्टैंड के समीप लाना और ऐड करना, न्यूक्लियोटाइड को लाना और ऐड करना, न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की प्रक्रिया जो कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, ढेर सारी चेन लाकर इकट्ठा कर रहा है पुराने वाले स्टैंड के पास, उसका नाम है DNA पॉलीमेरेज। पॉलीमेरेज यानी कि 1 2 3 4 चार एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बच्चा? कि न्यूक्लियोटाइड को ला करके स्टैंड बनाना शुरू करेगा, नई स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा। और लास्ट वाला है, कितना हुआ? 1 2 3 4, चार, और ये लास्ट वाला 5। पांचवा है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये क्या करेगा? ये मैं आपको कब बताऊंगा? जब पूरा प्रोसेस समझा दूंगा तब डीएनए लाइगेज की आवश्यकता होगी, तब मैं बताऊंगा आपको डीएनए लाइगेज होता क्या है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। होगा क्या? हेलिकेज डीएनए के खंड को बीच से, डीएनए के पूरे स्ट्रैंड को बीच से खोलेगा। बीच से खोलेगा तो खोलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा, तब हेलिकेज एंजाइम। एसएसबी क्या करेगा? जब स्टैंड अलग हो गए हैं तो उनको अलग रखने के लिए जिम्मेदारी है कि अलग ही रहें, जुड़े ना, मतलब सिंगल स्टैंड को दोबारा ऐड होने से बचाएगा। डीएन टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा? कि जो इधर और इधर सुपर कॉइलिंग हो गई है उसको नॉर्मल लाने के लिए टोपो आइसोमेरेज जिम्मेदार होगा। पॉलीमरेज क्या करेगा? जो नया स्टैंड बनेगा उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड को ला करके जोड़ने का काम टोपो आइसोमेरेज कर, वो पॉलीमरेज करेगा। और लाइगेज क्या करेगा? होता क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है बच्चे, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है, पुराना वाला स्ट्रैंड होता है, वह स्ट्रैंड एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। किसकी तरह?
टेम्पलेट। अब 5 से 3 ही टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा। अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ये 5 से 3 है, इधर से बनेगा, डीएनए लगा था। और ये 5 से 3 है तो ये भी एज अ टेम्पलेट स्टैंड काम करेगा। तो टेम्पलेट स्टैंड 5 से 3 की तरह कार्य करेंगे। और जो नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा वह कैसे बनेगा? 3 से 5, 3 से 5, उल्टा हुआ। जो जो नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा वो 5 से 3 की तरफ होगा। 3 की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। अर्थात 3 से 5 वाला जो पार्ट है वो स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह कार्य कर रहा है। मान लो ये एक स्टैंड है, ये है 5 से लेकर के 3 के बीच में। तो जो नया स्टैंड बनेगा, इसका कॉपी बनेगा, वो 3 की तरफ से शुरुआत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 के स्टैंड की तरफ से कार्य नहीं करेगा, यहां से बनाना शुरू करेगा। यहां पर आएगा 3 वाला पार्ट, यहां पर आएगा 5 वाला पार्ट, नया स्टैंड। मतलब इसका कॉपी इधर से, यहां पर मान लो ए है तो यहाँ पर जो नया वाला न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा वो टी जुड़ेगा। फिर यहाँ पर मान लो सी है तो नया न्यूक्लियोटाइड आके जी जुड़ेगा। तो ये जो ला करके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करा रहा है, यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम लगी। पॉलीमरेज एंजाइम, पोलैरिटी में समझा रहा हूँ क्या। मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 से लेकर 5 प्राइम के बीच में होगा, और जो नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है वह 5 से लेकर के 3 के बीच में होगी। यानी न्यू डीएनए की जो सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, वह कैसा बनेगा? 5 से लेकर 3 के बीच में बनेगा। और 5 स्ट्रैंड से 3 के बीच में बनेगा। मैंने आपको, अगर पहला लेक्चर मेरा 12th वाला देखी हो तो मैंने बताया था कि सदैव न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होते हैं तो 3 पर आकर अटैच होते हैं, 3 पर आकर अटैच होते हैं, 3 पर आकर अटैच होते हैं। मतलब यहाँ है 5 तो किस तरफ बढ़ रहे हैं? 3 की तरफ। इसीलिए मैंने बोला 5 से 3 की तरफ नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। और 3 to 5 एज अ टेम्पलेट कार्य करेगा। टेम्पलेट का मतलब सांचे की तरह व्यवहार करेगा। सांचा मतलब अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए आएगा। इसका ये सांचा बनेगा, इसी का सांचा बनेगा, इसीलिए इसको मैंने टेम्पलेट स्टैंड बोला है। इतनी बातें समझ में आई? 3 to 5 टेम्पलेट स्टैंड होगा, नया स्टैंड 5 से लेकर 3 की तरफ बनेगा। तो ये मान लो इसका वाले का, पुराने वाले का उल्टा बनेगा भाई। ये 3 यहाँ होगा, यहाँ 5 होगा। शब्द सुनिए, तो जो नया स्टैंड की फॉर्मेशन होगी वो इधर से होगी, यहाँ 5, यहाँ ये आएगा 3, 3 की तरफ ऐसा, ये यहाँ इधर जाएगा तो ये 3 की तरफ जाएगा। कंटिन्यू, ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब मैं डीएनए को बीच से खोला हूं तो डीएनए को शुरुआत में न्यूक्लियोटाइड लाने के लिए एक विशेष प्रकार के प्राइमर की आवश्यकता होगी, आरएनए प्राइमर की। मैंने कहा जब डीएनए को मैं खोला था तो इस तरफ से बना रहा हूं, इस तरफ से। ये मान लो 3 वाला है तो 3 वाला देखो ये ऐसे आया, ऐसे। तो यहाँ थे, यहाँ से इस वाले पार्ट से 5 वाला पार्ट, 5 वाला पार्ट लाकर अटैच करना है। तो लाकर यहाँ पर प्राइमर मैंने जोड़ा, ठीक, प्राइमर मैंने जोड़ा। तो एक तरफ तो कंटिन्यू बनता चला गया, जिधर 5 से 3 वाला है, 5 से 3 वाले की तरफ इधर से तो कंटिन्यू बनता चला गया। लेकिन इधर से जब जोड़ना पड़ेगा तो बार बार हमको आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। अब आरएनए प्राइमर को कट करके अलग किया जाएगा डीएनए से, और फिर डीएनए को आपस में ऐड किया जाएगा। तब वहां एक विशेष प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता होगी जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। इतनी बातें समझ में आई? ये जो मैं कहानी आपको समझाई ये समझ में आई? अब इस पूरी एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, सबके काम याद रखने हैं। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और खोलकर आपको दिखाते हैं डीएनए को कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे एक नई कॉपीज बन रही है। तब आपको पता चलेगा कोडिंग स्टैंड क्या है, नॉन कोडिंग स्टैंड क्या है, लैगिंग स्टैंड क्या है, लीडिंग स्टैंड क्या है। इतनी बातें नोट करो। डीएनए रेप्लिकेशन, अब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं तो ये भी सुनते चलिए कि ये प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा। एंजाइम तो आपको बता ही दिया, 5 एंजाइम। कौन कौन सा? डीएनए हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करेगा, अलग करेगा। डीएनए हेलिकेज ने बॉन्ड को तोड़ा तो बीच में एसएसबी प्रोटीन आ गई जो स्ट्रैंड को सिंगल बनाने के लिए मदद करेगी। और सिंगल बनाने के लिए मदद करेगी, बीच से खुला है तो कोने कोने पर ऐंठन ज्यादा हो जाएगी।
कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी तो सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल करने के लिए, उस कॉइलिंग को सामान्य मात्रा में लाने के लिए, सामान्य पोजीशन में लाने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम होगी टोपोआइसोमेरेज। फिर मैंने कहा कि जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, ऐड हो रहे हैं तभी तो न्यूक्लियोटाइड बन रही है नई स्ट्रैंड। तो जो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज। फिर मैंने बताया कि एक तरफ तो कंटिन्यूस बनती जाएगी, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा, दूसरी तरफ बार बार आरएनए प्राइमर जोड़ना होगा। तो जो बार बार आरएनए प्राइमर जुड़ रहा है डीएनए में, उसको काट कर रिमूव किया जाएगा तो डीएनए के जो छोटे छोटे खंड प्राप्त होंगे वे आपस में फिर से जुड़ेंगे, और जोड़ने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होगी उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये बातें अभी मैं आपको समझाया। अब देखिए, मैंने बोला कि डीएनए और डीएनए जब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डीएनए पाया जा रहा है, जो डीएनए पाया जा रहा है वो पाया कहाँ जा रहा है? अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? प्रोकैरियोट में एक स्थान था न्यूक्लियोइड, इसी को जीनोफोर भी बोलते थे, जीनोफोर भी बोल सकते थे। यहां पर पाया गया था डीएनए। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था जिसका नाम था प्लाज्मिड, यहां पर भी पाया गया, यहां पर भी पाया गया था डीएनए। लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में 3 ऐसा स्थान होगा जहां पर डीएनए पाया जाएगा। पहला तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया गया। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया आटोसोमल डीएनए रखता है, आटोसोमल होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी स्वयं का डीएनए पाया जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में जीनोफोर अथवा न्यूक्लियोइड के पास डीएनए होगा, प्लाज्मिड के पास होगा। यूकैरियोट में न्यूक्लियस के पास भी होगा डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होगा और क्लोरोप्लास्ट में होगा। यहाँ पर 3 स्थान पर रेप्लिकेशन हो सकती है। ये दोनों तभी तो अपने आप बना लेते थे नए ऑर्गेनेल, क्योंकि ऑटोसोमल होते थे, अपने आप बना लेते थे। ये देखिए प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में मैंने न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोला है, ये देखो ऐसी सर्जन, ऐसे ये है बैक्टीरिया। मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं पाया जाता, लेकिन एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसको जीनोफोर अथवा न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वही डीएनए पाया जाता है। अब ये जो डीएनए है प्रोकैरियोट में, इसमें होता है सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? सर्कुलर। और यूकैरियोटिक में डीएनए जैसा होता है, वो होता है जनरली लीनियर होता है। भैया अगर लीनियर डीएनए है तो आराम से आप खोल सकते हैं। सर्कुलर डीएनए है ऐसा, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है तो एक स्थान पर अगर मैंने खोला तो पूरा खोलना ही पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर भी खोल सकते हो, यहाँ पर भी खोल सकते हो, यहाँ पर भी खोल सकते हो, छोटे छोटे पार्ट में भी खोल सकते हो। अर्थात जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट में होगी, उसमें अगर एक पॉइंट पर रेप्लिकेशन शुरू हुई तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। इज इक्वल टू जिस स्थान पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसी को ORI पॉइंट भी बोल सकते, पॉइंट बोल दो। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ओरिजिन, ठीक। इसमें पूरे के पूरे डीएनए में कितने हैं? एक ही है। पूरा डीएनए एक के साथ ओपन हो जाएगा। मैंने बोला सर्कुलर है, यहाँ ओपन किया तो पूरा ही खोलना पड़ेगा। मतलब पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक में अगर पूछा जाए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने होते हैं तो कैसे लिखोगे? सिंगल लिखोगे। ये नीट का प्रश्न है, नीट का प्रश्न है। और अगर प्रो यूकैरियोट की बात की जाए तो डीएनए है लीनियर। पहली बात तो अगर यहां से भी खोल सकते हैं, यहां से भी खोल सकते हैं, यहां से भी खोल सकते हैं, मतलब कई खंड में मैं डीएनए को डिवाइड करके कर सकता हूं, और प्रत्येक खंड का नाम होगा रेप्लिकॉन। क्या नाम होगा? रेप्लिकॉन। और प्रत्येक खंड के बीच में जो पार्ट होगा जहां से शुरू होगी रेप्लिकेशन उसको ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ
रेप्लिकेशन शब्द के साथ चलिए। मैंने कहा कि सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में और ढेर सारे मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है किसमें? यूकैरियोटिक डीएनए में। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? क्योंकि इसमें एक ही रेप्लिकॉन जो होगा वो आर डीएनए होगा, पूरा डीएनए होगा, और इसमें एक डीएनए जो होगा उसके अंदर मल्टीपल रेप्लिकॉन बन सकते हैं, इतनी बातें समझ में? यानी कि ये जो डीएनए है, ये वाला पार्ट, इसमें ये मान लो एक रेप्लिकॉन हो गया, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुई, दूसरा रेप्लिकॉन ये हो गया, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुई। इसमें ये जो मान लो डीएनए है, ये डीएनए यहाँ पर मान लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो यहाँ से शुरू हुआ तो इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, मतलब पूरा का पूरा एक रेप्लिकेशन जो होगा वो पूरा आरडीएनए होगा। अर्थात इसमें ओआरआई कितने होंगे? सिंगल होंगे। इसमें एक डीएनए में मल्टीपल रेप्लिकॉन होंगे और मल्टीपल क्या होगा? ओआरआई होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इतनी बात समझ में आई? यही प्रोसेस मैं आपको समझाने के लिए इतना बताया। अब इस पूरे प्रोसेस को जो पांचों एंजाइम बताया था उस पर अप्लाई करता हुआ यूकैरियोट में बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुनिएगा। जो डीएनए होगा प्रोकैरियोट में वो न्यूक्लियोइड में होगा, प्लाज्मिड में होगा, इसमें न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और क्लोरोप्लास्ट में होगा, और सब में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। डीएनए अपने आप को डबल करेगा, वही पांचों एंजाइम की आवश्यकता होगी। इसमें पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड ही होते हैं, ये सब काम कर लेते हैं, सब काम कर लेंगे। इसमें पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, कई प्रकार से होंगे। इतनी बातें समझ में? अब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपको समझाते हैं, क्या क्या होता है और कैसे प्रक्रिया शुरू होती है। देखते रहिएगा, इसको मैं रब करता हूँ। ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ होगा, कितना रेप्लिकेशन होगा और कितना ओआरआई होंगे, कितने रेप्लिकॉन होंगे। रेप्लिकॉन की संख्या यूकैरियोट में ज्यादा होगी, प्रोकैरियोट में सिंगल डीएनए एक्ट करेगा, सिंगल रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या है? द डीएनए फ्रेगमेंट वेयर रेप्लिकेशन अकर, जहां पर डीएनए, जिस डीएनए के खंड में रेप्लिकेशन होती है उस छोटे के डीएनए से खंड को रेप्लिकॉन बोलते हैं। और रेप्लिकॉन का वह पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको ओआरआई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। इतनी बातें समझ में कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो इसमें तो मैं आपको बता दूं सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन ऐसे, सेल टूटा सेल बन गया, फिजन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोटिक में प्रॉपर जो सेल डिवीजन होता है उसमें एस फेज एक अवस्था आती है। कौन सी फेज? एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज के नाम से जाना जाता है और वहीं पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। इतनी बातें याद है। मल्टीप्लिकेशन फेज वो प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है वो ऐसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, कई प्रोसेस, बडिंग, ये सब होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो होता है, यूकैरियोटिक में प्रॉपर सेल डिवीजन होता है कि सेल माइटोटिक डिवीजन करेगी, मियोटिक डिवीजन करेगी और इंटरफेज अवस्था होगी। तो इंटरफेज की एक प्रावस्था होती है, एक स्टेज होती है, एक फेज होता है जिसका नाम है एस फेज। G1, S, G2, उसके बाद फिर M फेज। M फेज का मतलब मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड या माइटोटिक डिवीजन। तो ऐसा देखो, ऐसा ये मान लो सेल डिवीजन है, तो ये मान लो कोशिका सेल डिवीजन प्रवेश करती है, तो ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा। ये है G1 ग्रोथ 1, ये है S, ये है G2 और यहाँ पर M फेज चलता है। M फेज में चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोटिक हो, सबसे पहले इंटरफेज की अवस्था होगी, इंटरफेज, जिसको विश्रामा अवस्था भी बोल सकते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें डीएनए प्रवेश करेगा। फिर ये जो फेज आता है सेकंड वाला एस फेज, एस फेज के अंदर ही प्रोसेस चलेगा, कौन सा? रेप्लिकेशन वाला। ये बात याद रखना, एक नंबर का प्रश्न आता है आपके 12th में और नीट में भी पूछा जा गया है, किस में, किस प्रोसेस में, किस फेज में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, तो आप फेज कौन सा लिखोगे? एस फेज में। कौन से? इंटरफेज में। किसके? डीएनए डिवीजन जब होगा वो
सेल डिवीजन जब होगा तो सेल डिवीजन के एस फेज में, एस फेज किस में आता है, इंटरफेज में, तो इंटरफेज की एस फेज में प्रोसेस होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, ये कंफर्म। अब मैं इसको रब करता हूं और प्रोसेस आपको सिखा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक में कितने ORI और कितने रेप्लिकॉन बन सकते हैं। एक चीज और शायद भूल गया हूं आपको बताना कि जब डीएनए बीच से खुलेगा तो एक पार्ट बनेगा यूकेरियोटिक में, रेप्लिकेशन फॉर्म। देख, ये मान लो डीएनए है, मानो कि हम बना ही रहा हूं तो मानना ही पड़ेगा। 3 प्राइम से लेकर के ये वाला शुरू हुआ है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया 5 प्राइम पर, और ये 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक। मैंने कहा इसको बीच से मैं खोल रहा हूं तो ये है ORI। ये पूरा का पूरा अभी प्रेजेंट टाइम में, ये प्रेजेंट टाइम में मैंने एक छोटे से डीएनए का खंड लिया है, इसको मैंने बोल दिया है रेप्लिकॉन। क्या बोल दिया है, रेप्लिकॉन। अब रेप्लिकॉन बीच से खुल रहा है तो ऐसा प्रोसेस प्राप्त होगा, ऐसा ऐसा प्रोसेस प्राप्त होगा। 3 प्राइम 5 प्राइम, अब यहाँ 3 वाला गया है तो ये ऐसे यहाँ गया, यहाँ 5 पहुंचा, और ये ऐसे यहाँ आया, यहाँ 3 पहुंचा। ये बीच से खुला है तो ये लास्ट वाला भी ऐसे ओपन होगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर अगर 5 प्राइम है, यहाँ पर 3 प्राइम है, तो यहाँ पर होगा 3 प्राइम, लास्ट वाला 3 प्राइम, और यहाँ पर होगा 5, ऐसा होगा। भाई ये गया है लास्ट में, ये लास्ट में गया यहाँ, इसी का पार्ट 3 से ये 5 प्राइम माना जाएगा, ये 3, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। इतनी बातें समझ में। अब देखा क्या जा रहा है, प्राइम हटाओ, प्राइम हटाइए, ये बात बीच से टूटा तो ORI बीच से खुला है तो ये यहाँ वाला, यहाँ से ये 3 वाला पार्ट ऐसे शुरू हुआ है तो यहाँ पर मान लो 3 वाला 3 प्राइम, तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 5 प्राइम और यहाँ पर आ रहा है 3 प्राइम, ऐसे भाई देखो लास्ट में खत्म हुआ तो ये जो दोनों पार्ट ब्रेक करके अलग हुए, ये वाले पार्ट, ये वाले, इनको बोला जाएगा रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन तो है ही, लेकिन दो पार्ट जो अलग हो गए हैं, इस प्रत्येक पार्ट को बोल दिया जाएगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फॉर्म। चिमटा जानते हो, चिमटा, चिमटा ऐसे ऐसे। देखो एक रेप्लिकॉन में 2 रेप्लिकेशन फॉर्म बनते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये बातें समझ में आई। अब ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये मैं बना देता हूं ऐसे, टूटा किसके कारण है, ऐसे, यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 प्राइम। मैंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, बीच से यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित थे, यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित थे, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम आई थी। हेलिकेज एंजाइम ने बॉन्ड तोड़ा है तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है। फिर एसएसबी जुड़ी है तो दोनों स्ट्रैंड आपस में स्थिर हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। फिर इधर सुपर कॉइलिंग हो गई थी तो सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल करने के लिए टोपोआइसोमेरेज आया था। फिर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की आवश्यकता थी, तो डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए पॉलीमरेज, इसकी एक खासियत होती है कि यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। तो 5 प्राइम से 3 की तरफ ऐड कर सकता है ना, तो यहाँ पर 3 पॉइंट शुरू होना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पर ये आया 5 से 3 की तरफ, तो 5 से 3 की तरफ ही ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर ये है, इधर से बनाते हैं, इधर से इधर से बनाएंगे। देखो ये है यहाँ पर 5 पॉइंट इन, तो यहाँ पर 3 होगा, तो ये 5 वाले पर आकर अटैच हुआ, 3 पर आकर अटैच होगा, तो 5 से 3 बनाएगा ना, तो ये बनाएगा 3, कंटिन्यूअस बन रहा है 3 की तरफ सीधे जा रहा है। लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अटैच होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज, तो 5 से 3 बनाएगा, लेकिन ये तो 3 इधर है, तो होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा बनाएगा,
थोड़ा सा बनेगा, फिर खुलेगा डीएनए, फिर थोड़ा सा बनेगा, फिर आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी, फिर थोड़ा सा बनेगा, फिर आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी, फिर थोड़ा सा बनेगा, फिर आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी, फिर थोड़ा सा बनेगा। मेरे कहने का मतलब सुनिए कि बार बार हमको आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी इस तरफ, क्योंकि 5 से 3 की तरफ सिंथेसिस कर सकता है, 5 से 3 की तरफ। तो यहाँ पर 3 है, पुराना वाला 3 है, तो यहाँ पर 5 डैश इंड होगा, तो 5 डैश पे 5 डैश थोड़ा जुड़ सकता है, ला करके यहाँ पर अटैच कराना होगा, तो 5 से 3 की तरफ गया, फिर थोड़ा 3 की तरफ गया, फिर थोड़ा 3 की तरफ गया, तो उल्टा बन रहा है स्टैंड ना, तो बार बार हमको लाकर आवश्यकता पड़ेगी आरएनए प्राइमर की। तो यहाँ पर ये जो जुड़ रहा है नया पॉलीमरेज लाने के लिए एक विशेष प्रकार का छोटा सा आरएनए का खंड लगेगा, जिसको बोलेंगे आरएनए प्राइमर। मैंने बोला टेम्पलेट की तरह व्यवहार करते हैं 3 से लेकर 5 के बीच में, तो 3 से 5 व्यवहार कर रहा है टेम्पलेट स्टैंड का, 3 से 5 व्यवहार कर रहा है टेम्पलेट स्टैंड का, 3 से 5 व्यवहार कर रहा है टेम्पलेट स्टैंड का। तो ये जो 3 से 5 स्टैंड की तरह बन रहा है, नया वाला बन रहा है, 5 से एंटी पैरेलल बनेगा, तभी तो भाई 3 से 5 है, तो दूसरा बनेगा 5 से 3, तभी तो एंटी पैरेलल दोनों डीएनए बन के तैयार होगा। तो हुआ क्या कि जो डीएनए खुला, तो खुला तो आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ी, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ा, आरएनए प्राइमर मान लो यहाँ पर ए था, तो यहाँ पर टी आया, तो टी ए के साथ टी जुड़ा, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम शुरू करना शुरू किया, नए नए न्यूक्लियोटाइड को लाकर अटैच कराना शुरू किया, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते गए, बनता गया किस डायरेक्शन में, 3 से लेकर के 5 के बीच में बनता गया, ये इसी का कॉपी बना रहा है, तो 5 से 3 की तरफ अटैच करता चला जा रहा है, 5 से 3 की तरफ अटैच करता जा रहा है, तो ये इस वाले पर लगातार कॉन्टिन्यूअस बनता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस बनता चला जा रहा है स्टैंड। ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन इस तरफ क्या है, मैंने यहाँ पर अटैच कराया, यहाँ पर अटैच कराया, यहाँ पर अटैच कराया 5 प्राइम, यहाँ थोड़ा दूर फिर चल के आया, फिर थोड़ा सा भाई, फिर थोड़ा सा डीएनए खुला, फिर यहाँ पर अटैच कराना पड़ा आरएनए प्राइमर, फिर थोड़ा सा खुला, फिर आरएनए प्राइमर, मतलब जितनी बार डीएनए खुल रहा है उतनी बार हमको आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ रही है, आरएनए प्राइमर की। जैसे थोड़ा सा खुला तो 5 तो 3 चल नहीं सकता, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो बार बार हमको लाकर आरएनए प्राइमर जोड़ना होगा, तो आरएनए प्राइमर जितनी बार अटैच कर रहा हूँ, ये आरएनए प्राइमर फिर अटैच किया, फिर खोला, फिर अटैच किया आरएनए प्राइमर, तो इधर कॉन्टिन्यूअस नहीं, नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है स्टैंड। तो इस वाले को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड, भाई लीड कर रहा है, और लैग का मतलब रुक रुक के चल रहा है, तो इस वाले स्टैंड को बोल देंगे लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। एक हो गया लीडिंग जो कंटिन्यूअस बना रहा है स्टैंड, और एक हो गया लैगिंग जो रुक रुक कर बना रहा है। शब्द सुन, ये वाला जो प्राप्त हुआ, ये वाला, ये है 3 से लेकर के 5 के बीच में, और जो नया स्टैंड बना है 5 से लेकर के 3 के बीच में बना, ये पूरा डीएनए तो बना लिया, कंटिन्यूअस डीएनए बन के तैयार किया इस वाले पार्ट। लेकिन जो सेकंड वाला था, जिसका था पोलैरिटी 5 से लेकर के 3 के बीच में, तो बार बार हमको ऐड करना पड़ रहा था आरएनए प्राइमर, बार बार ऐड कर रहे हैं आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर बार बार ऐड कर रहे हैं, इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा, आरएनए प्राइमर बार बार ऐड करा रहे हैं, बार बार ऐड करा रहे हैं, ये है 5 से लेकर के 3 के बीच में, बार बार आरएनए प्राइमर अटैच करा रहे हैं, तो ये डीएनए का खंड, ये डीएनए का खंड, ये डीएनए का खंड प्राप्त हुआ, यहाँ बीच में आरएनए प्राइमर, तो इस प्राइमर को रिमूव किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के लिए डीएनए के इस आरएनए प्राइमर को कट करके अलग किया जाएगा, और कट करके अलग किया जाएगा, तो ये डीएनए का खंड, ये डीएनए का खंड, ये डीएनए का खंड प्राप्त हुआ, किस स्टैंड पे, लैगिंग स्टैंड पे। तो लैगिंग स्टैंड पे जो डीएनए का खंड प्राप्त होता है, डीएनए का फ्रैगमेंट प्राप्त होता है, इस फ्रैगमेंट को ही बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट में क्या होता है कि आरएनए प्राइमर भी होते हैं, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है और फिर से ऐड कर दिया जाता है, तो जब ऐड किया जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ेगा, उस न्यूक्लियोटाइड को लाने के लिए, जोड़ने के लिए डीएनए के खंड को एक विशेष प्रकार की एंजाइम लगेगी, जिसको मैंने बताया था, कौन सा, लाइगेज एंजाइम। ये इतनी बातें समझ में आ गई आपको, शुरू से सुनिए। मैंने बोला कि ये रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन बीच से खुला,
तो एक रेप्लिकॉन अगर बीच से खुल रहा है तो दो रेप्लिकेशन फॉर्म बन रहे हैं, ये वाला पार्ट। अब डीएनए की जो स्ट्रैंड है, जो दोनों डीएनए की स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम है, ये 3 से 5 के बीच में ऐसा पार्ट प्राप्त हुआ है। तो डीएनए सदैव, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, वह 5 से 3 की तरफ ही अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। तो पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होनी चाहिए, तो 3 से 5 की तरफ होगी, तो 5 से 3 तो कंटिन्यूस चल गया। लेकिन इधर जब बनना शुरू होगा तो बार बार हमको आवश्यकता पड़ेगी आरएनए प्राइमर की। तो एक स्ट्रैंड तो एज कंटिन्यूस डीएनए की सिंथेसिस कर देगा, लेकिन दूसरा बार बार हमको आरएनए प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, तभी नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। तो बार बार हमको आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी, बार बार प्रोसेस चलेगा। तो एक स्ट्रैंड जो है जिसमें लगातार डीएनए सिंथेसिस हो रही है, मतलब 5 से 3 की तरफ जो है उसमें लगातार हो रही है स्ट्रैंड, वो कंटिन्यूस बना रहा है, 3 टू प्राइम है, उसमें कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनती जा रही है। लेकिन जो बार बार आरएनए प्राइमर जोड़ के दूसरे वाले स्ट्रैंड में बना रहे हैं, पहली बात तो दोनों स्ट्रैंड में प्रोसेस चलेगी, तभी तो दो डीएनए बन के तैयार होगा। तो इसमें बार बार आरएनए प्राइमर जोड़ना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड, रुक रुक के प्रोसेस चल रही है। इसमें कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसीलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, इसमें रुक रुक के हो रही है, इसीलिए इसको नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोल रहे हैं। हो क्या रहा है कि लगातार जब बन रहा है तब इसके बीच में कोई विशेष प्रकार की एंजाइम नहीं, लेकिन जब इसमें लगातार नहीं बन रहा है, रुक रुक के बन रहा है, आरएनए प्राइमर जोड़ रहे हैं, फिर पॉलीमरेज एंजाइम ला करके न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर रहा है, फिर जब दोबारा खुला डीएनए, फिर आरएनए प्राइमर की आवश्यकता हुई, फिर पॉलीमरेज जुड़ा, फिर ला करके 2-4 जोड़ा, फिर डीएनए खुला, फिर आरएनए प्राइमर जुड़ा, फिर 2-4 आकर के न्यूक्लियोटाइड जुड़ा। तो न्यूक्लियोटाइड के जो छोटे छोटे खंड प्राप्त हो रहे हैं, उस खंड को, डीएनए के खंड को लाकर जोड़ने के लिए, उस खंड को लाकर जोड़ने के लिए, एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे लाइगेज। और जो डीएनए के छोटे छोटे खंड बीच में प्राइमर उपस्थित हैं, प्राइम ये प्राइमर है, ये छोटे छोटे खंड है, तो छोटे छोटे खंड को एक नाम दे दिया गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये पेपर में पूछा गया कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड का जो पार्ट होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए की जो सिंथेसिस होगी, डीएनए की जो सिंथेसिस होगी वह डिसकंटिन्यूअस होगी, और उसमें आरएनए प्राइमर उपस्थित होगा। आरएनए प्राइमर को जब रिमूव किया जाता है तो डीएनए की स्ट्रैंड की छोटे छोटे फ्रेगमेंट उपस्थित होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ करके एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, और न्यू स्ट्रैंड ही नए डीएनए को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, न्यू डीएनए की सिंथेसिस करती है। इतनी बातें करता हूँ। अब ये एक स्ट्रैंड प्राप्त हुआ, मान लो एक ये डीएनए तैयार हुआ, एक ये डीएनए, इसका दूसरा बना ये, इसका दूसरा बना ये। तो ये जो एक डीएनए से दो डीएनए बना है, इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन। हमें आशा नहीं विश्वास है पूरा तो पूरा कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, जितना मैं चिल्लाया हूँ कुछ तो समझ में आया होगा। इस प्रोसेस को आपके किताब में, आपकी किताबी भाषा में लिखा है, मैं जैसा समझा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि क्या हुआ था, कैसे टूटा, क्या बना। ध्यान पूर्वक 2 मिनट में पूरा समराइज कर। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में डीएनए की कॉपीज बनती है, डीएनए की कॉपी जब बनेगी तो आधा डीएनए अगली पीढ़ी में जाएगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होगा वह सेमी कंजर्वेटिव होगा। और सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को बताने के लिए मिचेल्सन और स्नेल का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है। उसने इकोलाई बैक्टीरिया में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, N15 और N14 आइसोटोप्स का यूज किया था, और सेंट्रीफ्यूगल किया था, सेंट्रीफ्यूगल डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगल सीजियम क्लोराइड का प्रयोग करके बताया था कि क्या क्या कैसे पीढ़ी में हुआ। इतनी बात समझ में। फिर प्लांट में भी यही प्रोसेस देखा गया। टेलर नामक वैज्ञानिक था, 1958 में ही बताया कि विक्सिया फावा जो होता है, बीन का पौधा होता है, उसमें भी डीएनए 50% ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है। ये बातें समझ में। फिर मैंने बताया रेप्लिकेशन का मतलब कॉपीज बनना। डीएनए एक है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। एक डीएनए अपने ही समान नए डीएनए को जन्म देता है, नए डीएनए को बनाता है। इस प्रक्रिया को डीएनए मेक्स देयर कॉपी, एग्जैक्ट मेक देयर कॉपी, दिस प्रोसेस नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने बोला 5 प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता होगी, यहाँ पर लिखा था क्या क्या। पहला हेलिकेज तोड़ने के लिए, हेडमैन बॉन्ड। दूसरा हेलिकेज ने तोड़ा तो एसएसबी उसको अकेला बनाए रखने के लिए, सिंगल स्ट्रैंड। तीसरा आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज, जब सुपर कॉइलिंग हुई है तो उसको नेगेटिव सामान्य मात्रा में लाने के लिए। और तीसरा जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो नए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए पॉलीमरेज। और चौथा, जब यहाँ पर मैंने अभी बताया
कि डीएनए के फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं, ओकाजा के फ्रेगमेंट, उनको अटैच कराने के लिए लाइगेज। ये बातें समझ में। अब इसी पांचों एंजाइम की सहायता से मैंने ये प्रोसेस आपको समझाया। मैंने ये बताया कि टेम्पलेट स्टैंड की तरह व्यवहार करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वह सदैव प्रायोरिटी रखता है कि वो 5 से 3 की तरफ ही ऐड कर पाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। और एक कंडीशन होती है कि उसको आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी तभी वह ऐड कर पाएगा। तो आरएनए प्राइमर आया, जुड़ा, और आरएनए प्राइमर में 5 से 3 की तरफ जुड़ना शुरू हो गया न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक तरफ तो कंटिन्यूअस बनते चले गए भाई, इस तरफ कंटिन्यूअस बनते चले गए, लेकिन इधर बार बार हमको आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इधर तो वो बोल रहा है 5 की तरफ बनेगा, इधर 3 है, 5 की तरफ नहीं बन रहा है। 3 तो नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो 5 की तरफ बार बार जुड़ रहा है, डीएनए खोल रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, जुड़ रहा है, खोल रहा है, जुड़ रहा है। तो खुलने और जुड़ने के लिए जितनी बार खुल रहा है, बार बार हमको आरएनए प्राइमर देने की आवश्यकता पड़ रही है, तभी पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को अटैच करा पा रहा है। तो एक तरफ तो कंटिन्यूअस स्टैंड की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यूअस स्टैंड या लीडिंग स्टैंड बोल दिया। बट दूसरी तरफ रुक रुक कर डीएनए स्टैंड बन रहा है, यानी कि उसको लैगिंग स्टैंड बोल दिया, नॉन कॉन्टिन्यूअस बोल दिया। अब जो लैगिंग स्टैंड होता है उसमें जो डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं उसमें आरएनए प्राइमर भी जुड़ा होता है। आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है तो जो डीएनए के छोटे खंड प्राप्त होते हैं उसी डीएनए के छोटे खंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। वे ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में जुड़ते हैं और डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। उस सिंगल स्ट्रैंड जो बनती है वह जुड़ती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब आपस में जुड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए की बनेगी, जिसके थ्रू जुड़ेगी, वह एंजाइम है डीएनए लाइगेज। पांचों एंजाइम समझ में आ गई थी। प्रोसेस तो पूरा समझ में आ गया इस लास्ट 2 मिनट में। इतनी बातें समझ में आई। और इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। पहले सेमी कंजर्वेटिव मैटर, फिर रेप्लिकेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को 2 बार देख लेना, याद हो जाए। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब मैं अगले लेक्चर में, जो अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसमें एक टर्म आपको सिखा दूं। डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन बोला। डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन बोलेंगे। इसी को जेनेटिक फ्लो बोलते हैं, आनुवांशिक प्रवाह बोलते हैं। और इस टर्म को दिया था फ्रांसिस क्रिक नामक साइंटिस्ट ने, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पर इसको रब करता हूं और तुमको एक मिनट स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, इसको रब करता हूं तब तुमको एक छोटा सा पॉइंट सिखाता हूं। देख, डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना है, फिर डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। शब्द सुनना, ये जो आरएनए बनता है मेनली बनता है एमआरएनए। एमआरएनए, ये बात याद रखना। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया मैंने बताया रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। शब्द सुनो, ये जो मेथड है, ये जो जेनेटिक फ्लो है, इस जेनेटिक फ्लो को साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, कि ऐसा प्रोसेस होता है और इसी को बोलते हैं जेनेटिक फ्लो, आनुवांशिक प्रवाह। अब इस पूरे प्रोसेस को जेनेटिक फ्लो ना बोल करके बोल दिया जाता है कि एक डीएनए आरएनए से जुड़ा है, आरएनए से प्रोटीन जुड़ी है, तो इसको नाम दे दिया गया सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आपको बताता क्या है? सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज करने वाला वैज्ञानिक था फ्रांसिस क्रिक। ये बताता है कि डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से ही आरएनए बनेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिकृत्यन या प्रतिकृतिकरण। और प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतियन, कृत्यन। और इसको बोलते हैं अनुलेखन हिंदी में, और इसको बोलते हैं अनुवादन। ये इतनी बातें समझिए। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है
सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने बताया है? सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए से डीएनए बना, प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृतयन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बना, अनुलेखन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बना, अनुवादन या ट्रांसलेशन बोलते हैं। और यही जेनेटिक फ्लो दर्शाता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से अब यही प्रोटीन क्या प्रदर्शित करेगा? कैरेक्टर प्रदर्शित करेगा। भैया मेरी आंख का रंग लाल है, नीला है, बैंगनी है, जैसा भी है, वह कैसे बन रहा है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, और प्रोटीन ने बताया कि आंख का रंग कैसे होगा। ये बात समझ में आई? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस को फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि जेनेटिक फ्लो होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये 2020 नीट में पूछा गया। नीट में इतनी बातें कर पाओ। हमें आशा नहीं विश्वास है एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, 3 बार इस लेक्चर को 0 पॉइंट मतलब जितनी भी वो होती है स्पीड, प्लेबैक स्पीड होती है, उस पे देखिएगा। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, धीरे धीरे करके देखिए। आशा नहीं विश्वास है पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये लेक्चर पढ़ने के बाद अपनी किताब उठाइएगा, उसमें लाइन बाय लाइन देखिएगा। जैसे मैं बताया हूँ पूरा मिलेगा, लेकिन मेरी लैंग्वेज में मिलेगा, उसमें किताबी लैंग्वेज मिलेगी। जो मैं बोला हूँ एग्जैक्ट उसको लिखोगे, पूरा नंबर मिलेगा। जैसे प्रोसेस समझाया है, कौन कौन सी एंजाइम लिखी है, क्या क्या याद करने के लिए जिम्मेदार होगी, तो याद करना, अच्छे से समझना। कहीं भी कोई दिक्कत होगी कमेंट कर देना। अगले लेक्चर में मैं आपको इस प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस तो पढ़ा दिया, इस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, फिर इस प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कैरेक्टर कैसे डिजर्व होते हैं ये बता दूंगा। मतलब सेंट्रल डोग्मा पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है, ये 5 नंबर का प्रश्न 12th में आता है, यूपी बोर्ड में आता है, और नीट में जब पूछा जाता है तो नीट में ये एंजाइम के वर्क पूछ लिए जाते हैं, पोलरिटी पूछ ली जाती है, किस पोलरिटी में आरएनए पॉलीमरेज कार्य करेगा, और कौन कौन सा एंजाइम कहाँ जिम्मेदार होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, कब बनेगा, किस स्टैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, लैगिंग पे बनेगा, लीडिंग पे बनेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। मुझे आशा नहीं विश्वास है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया 2 बार देखो लेक्चर, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। राम राम, सत श्री अकाल, बड़ा तुमको खुशामदीद।